अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था फाइलम पोरीफेरा और लास्ट लेक्चर में हमने कैनाल सिस्टम को डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो टाइप्स ऑफ सेल इन पोरीफेरेंस कि फाइलम पोरीफेरा या स्पॉन्जेस के अंदर कितने तरह के सेल मौजूद होते हैं, उनको आज हमने डिस्कस करना है। ये सेल डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपके बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं वो इन्हीं टाइप्स ऑफ सेल्स के पढ़ने की वजह से, कैनाल सिस्टम के पढ़ने की वजह से बहुत सारे जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं और जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, आगे हम अपने टेक्स्ट बुक में जो भी वर्डिंग दी हुई है, जैसे ही हम उन कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो उन तमाम सवालों का जवाब आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेल से। बेटा, इससे पिछले लेक्चर में, कैनाल सिस्टम से पिछले लेक्चर में हमने बॉडी वॉल को डिस्कस किया था और उसमें हमने पढ़ा था आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, पिनेकोडर्म, और इनर लेयर को हम कहते हैं क्वाइनोडर्म। और उनके अंदर जो सेल मौजूद हैं, पिनेकोसाइट्स, क्वाइनोसाइट्स, इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। दरमियान वाली जो लेयर थी उसे हमने मीजोहाइल का नाम दिया था और उसमें मैंने आपको समझाया था कि कुछ सेल्स होते हैं जो पिनेकोडर्म और क्वाइनोडर्म के सेल्स ही होते हैं, वॉन्डरिंग सेल्स होते हैं, वो मीजोहाइल में आ जाते हैं और हम उनको क्या कहते हैं, अमेबोसाइट्स। क्लियर हो गया जी? तो लास्ट डिस्कशन हमारी कहाँ पर एंड हुई थी? लास्ट डिस्कशन में हमने देखा था कि मीजोहाइल के अंदर खास किस्म के सेल थे। याद रखना है, मीजोहाइल के अपने सेल नहीं है, वो एक नॉन सेलुलर जिलेटिनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसके अपने सेल नहीं है बल्कि क्वाइनोसाइट्स और पिनेकोसाइट, ये सेल्स आते हैं किसके अंदर, हमारे पास मीजोहाइल के अंदर, और अब वो कहलाएंगे अमेबोसाइट्स। अमेबोसाइट्स, फिर यही अमेबोसाइट्स ही होते हैं जो मुख्तलिफ तरह के ये तमाम सेल्स में वो कन्वर्ट होते हैं। याद रखना है, अमेबोसाइट ही है जो हर किस्म के सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और ये तमाम सेल किस में मौजूद होते हैं, मीजोहाइल के अंदर मौजूद होते हैं, जिसको हमने नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर पढ़ा था। अब ये अमेबोसाइट सबसे अहम सेल में कन्वर्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स। अब आर्कियोसाइट्स हैं क्या? ये सेल्स टोटीपोटेंट सेल्स हैं। टोटीपोटेंट सेल्स हैं यानी इनके अंदर बेटा क्या स्टेमिना है कि ये कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल्स। तो टोटीपोटेंट सेल्स की डेफिनेशन ये हो गई, वो तमाम के तमाम सेल्स जिनके अंदर सलाहियत हो बाकी सेल्स में कन्वर्ट होने की, तमाम सेल बनाने की सलाहियत हो, उनको हम कहते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। जैसे आपके पास जाइगोट है, एग और स्पर्म की फ्यूजन के बाद बनता है एनिमल्स के अंदर, वो जाइगोट टोटीपोटेंट होते हैं, उसके सेल्स हर स्ट्रक्चर को बनाने के जो है उनके अंदर पोटेंशियल होता है, तमाम सेल्स बनाने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद होती है। तो आर्कियोसाइट्स फाइलम पोरीफेरा के अंदर बड़े ही अहम तरीन सेल्स हैं जिनके अंदर सलाहियत है टोटीपोटेंसी की, यानी उनके अंदर तमाम सेल्स बनाने की सलाहियत मौजूद होती है। और ये आर्कियोसाइट्स किससे बनते हैं? इन्हीं वॉन्डरिंग अमीबोसाइट से, जो किस में मौजूद थे, मीजोहाइल के अंदर मौजूद थे। फिर ये टोटीपोटेंट सेल्स जो है आगे किस में अहम रोल प्ले करते हैं, क्या अहम किरदार अदा करते हैं? बेटा, एक तो रीजनरेशन के अंदर, ठीक है, और दूसरा गैमीट फॉर्मेशन में ये अपना रोल प्ले करते हैं। रीजनरेशन में और गैमीट फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करेंगे। रीजनरेशन क्या होता है? आप कोई स्पॉन्जेस हैं उनको तोड़ दें, तोड़ने के बाद जब आप उनके छोटे छोटे पीस बनाएंगे ना, तो ये दोबारा सेल इकट्ठे होकर दोबारा स्पॉन्ज बना सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि सेल एग्रीगेशन बॉडी प्लान होता है इनके अंदर। दूसरा ये है कि जैसे वाटर के अंदर या समुद्रों के अंदर, दरियाओं के अंदर जो स्पॉन्जेस होती हैं ना, तो तेज लहरें होती हैं ना पानी की, उसकी जैसे कोई स्पॉन्जेस का कोई हिस्सा टूट जाता है तो वो क्या करते हैं, उसको रीग्रो कर लेते हैं, दोबारा बना लेते हैं, तो इसको रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है, और उस पीस से दोबारा कोई नई स्पॉन्ज भी बन सकती है। ठीक है, ये रीजनरेशन का जो मैकेनिज्म है ये क्यों होता है? आर्कियोसाइट्स की वजह से। क्लियर हो गया? इस चीज को हम क्लियर करते हैं कि रीजनरेशन क्या है, जरा हम इस डायग्राम पे गौर करते हैं। मेरे पास ये स्पॉन्ज है और इस स्पॉन्ज का आप मान लें कि पानी की वजह से, पानी की तेज लहरों की वजह से इसका यहाँ तक का पीस जो है वो कट गया है। अब जाहिर बात है, ये हिस्सा जो कटा है इसमें इसकी आउटर लेयर पिनेकोडर्म भी होगी, इनर लेयर क्वाइनोडर्म भी होगी, दरमियान वाली लेयर मीजोहाइल भी होगी, यानी इसने हर किस्म के सेल अपने गंवा दिए। अब ये क्या करेगा? उसको रीजनरेट करेगा। तो जो बचा हुआ हिस्सा है इसके मीजोहाइल में पड़े हुए आर्कियोसाइट्स, ये आर्कियोसाइट क्या करेंगे? रीडिफरेंशिएट होंगे। ये आर्कियोसाइट, अब मान लें कि ये आर्कियोसाइट सेल है, ये आगे फर्दर हमारे पास फेगोसाइट्स भी बनाएंगे। मैंने तो सिर्फ 3 किस्म के सेल्स बनाए हैं ना, 3-4 किस्म के, बाकी भी इसमें मुख्तलिफ तरह के सेल्स बनाने के लिए, हर किस्म के मैंने कहा है कि सेल बनाने के लिए ये जो हमारे पास आर्कियोसाइट है इस्तेमाल होता है। फेगोसाइट है,
ट्रोफोसाइट है, ट्रोफोसाइट है, इसके अलावा थीजोसाइट्स है, थीजोसाइट, और इसके अलावा है हमारे पास नेक्स्ट वन है स्क्लेरोब्लास्ट वगैरह, स्क्लेरोब्लास्ट। मैं यहाँ पर एटीसी लिखता हूँ, ये सारे सेल नहीं है, और भी बहुत सारे सेल ये बना सकते हैं। तो ये एक आर्कियोसाइट हर किस्म के सेल बनाने की सलाहियत रखता है, इसलिए हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स को टोटीपोटेंट सेल्स हैं। ठीक हो गया। ये स्पॉन्ज थी, उसका कोई हिस्सा कट गया, उसमें मौजूद आर्कियोसाइट्स ने दोबारा फेगोसाइट, ट्रोफोसाइट, थीजोसाइट, स्क्लेरोब्लास्ट, कैल्कोब्लास्ट और उसके बाद सिलिकोब्लास्ट, स्पॉन्जियोब्लास्ट, हर किस्म के सेल्स ये बनाकर ये वाला पीस अपना दोबारा बना लेंगे। तो ये पोटेंशियल किस में हमें देखने को मिला है? आर्कियोसाइट में। तो यही आर्कियोसाइट्स ही हैं जिन्होंने रीजनरेशन के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा किया है। इसके अलावा आर्कियोसाइट आगे जर्म सेल के अंदर भी कन्वर्ट होंगे। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना स्पॉन्जेस के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो हमने डिटेल से डिस्कस करना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये क्या करते हैं, आर्कियोसाइट्स आगे जर्म सेल में तब्दील हो जाते हैं और फिर ये गैमीट फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। ये दो मेन जो रोल हैं ये आर्कियोसाइट्स के बड़े ही इंपॉर्टेंट किस्म के ये रोल जी। तो नेक्स्ट वन जो सेल्स मौजूद हैं पोरिफेरन्स के अंदर वो है फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स क्या करते हैं, कलेक्ट फूड फ्रॉम क्वाइनोसाइट्स। क्वाइनोसाइट से ये खुराक हासिल करते हैं, क्वाइनोसाइट से खुराक को कलेक्ट करेंगे, ठीक, और डाइजेस्ट करने का काम, डाइजेशन का काम बेटा यही करते हैं, ये डाइजेस्ट भी करते हैं खुराक को। क्लियर हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट वन है हमारे पास ट्रोफोसाइट्स। अब ट्रोफोसाइट्स प्रोवाइड फूड फॉर डेवलपिंग सेल्स। खुराक हजम हो गई है, लेकिन उस खुराक को डाइजेस्ट करने के बाद हर एक सेल तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? ट्रोफोसाइट्स करते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वन जो सेल्स हैं वो हैं थीजोसाइट्स। थीजोसाइट्स क्या करते हैं, जो खुराक यूज हो जाएगी वो तो ठीक है, जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई खुराक है वो पानी के साथ बाहर निकल सकती है, तो उसको स्टोर करने का काम जो है वो कौन करते हैं? थीजोसाइट्स करते हैं। तो ये थीजोसाइट्स ही हैं जो आगे खुराक को, एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं। क्लियर हो गया। अब इन तमाम ये जो तीन सेल्स हैं, फेगोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स, थीजोसाइट्स, इसकी फंक्शनैलिटी को हम समझते हैं इस डायग्राम से। तो ये स्पॉन्ज की बॉडी वाल का एक हिस्सा मैंने कट किया, ठीक है। आपको पता है कि इनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके जरिए जो पानी है इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, और उन पोर्स को हमने नाम दिया था ऑस्टिया, और ऑस्टिया वाली जगह पे खास सेल मौजूद होते हैं, आगे हमने डिस्कस करना है। ऑस्टिया तो पोर का नाम है, ये जो सेल्स मौजूद हैं यहाँ पर इनको हम कहते हैं पोरोसाइट्स। तो पोरोसाइट्स के जरिए कोई खुराक का पार्टिकल है वो इनके अंदर एंटर होगा। क्लियर हो गया। अब जरा देखते हैं, ये है हमारे पास कोई फूड पार्टिकल। कौन सा फूड पार्टिकल ये लेंगे बेटा? वो फूड पार्टिकल जिसका साइज ऑस्टिया से स्मॉल हो, वो फूड पार्टिकल स्पॉन्जेस के अंदर एंटर हो सकता है। जैसे ही फूड पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो हमारे पास यहाँ पर जो सेल्स मौजूद हैं जिनको हमने क्वाइनोसाइट का नाम दिया था, तो हमने क्वाइनोसाइट की कुछ स्ट्रक्चर इस तरह देखी थी कि ये नीचे एक राउंड हिस्सा होता है, उसके बाद उनके पास कॉलर मौजूद होती है, और उस कॉलर के बाद यहाँ पर फ्लैजेला मौजूद है। तो मैंने यहाँ पर इसी सेल को सिंपल इस वे में ड्रॉ किया हुआ है। अब जैसे ही फूड पार्टिकल यहाँ से आएंगे, ये फूड पार्टिकल अटैच हो जाएंगे किस में? कॉलर में फंस जाएंगे। कॉलर वाला ये वाला जो हिस्सा था ना, ठीक है, क्वाइनोसाइट का, इसको हमने कॉलर का नाम दिया था। तो ये फूड पार्टिकल किस में ट्रैप हो जाएंगे? कॉलर वाले हिस्से में ट्रैप हो जाएंगे। और आगे ये, अब देखें, ये खुराक अगर फर्ज करें ये किस में आ चुकी है? क्वाइनोसाइट्स में आ चुकी है। अब क्या करेगा क्वाइनोसाइट? क्वाइनोसाइट इसको फेगोसोम में फूड वैक्यूल में पैक करके अंदर वाली लेयर जिसे हम मीजोहाइल कहते हैं इसके पास भेजेगा, ठीक है। फिर मीजोहाइल के अंदर जो सेल मौजूद हैं जिनको हम फेगोसाइट्स कहते हैं, वो क्या करते हैं? वो फेगोसाइट्स इसको, इस फूड पार्टिकल को क्या करेंगे? इनगल्फ कर लेंगे और इस खुराक की डाइजेशन कराएंगे, ठीक है। जो खुराक डाइजेस्ट हो चुकी है फिर उस खुराक को तमाम सेल्स तक पहुंचाना है, बाकी क्वाइनोसाइट तक भी पहुंचाना है, पिनेकोसाइट्स तक पहुंचाना है, हर किस्म के सेल तक पहुंचाने का काम फिर कौन करते हैं बेटा? ट्रोफोसाइट्स करते हैं। क्लियर हो गया। थीजोसाइट्स क्या करते हैं? जो खुराक एक्स्ट्रा हो चुकी होती है, बन चुकी होती है, जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई होती है, उस खुराक को स्टोर करने का काम करते हैं। तो इस तरह इन तीनों की फंक्शनैलिटी हमें देखने को मिलती है। दोबारा इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम क्या हुआ है कि वाटर एंटर हुआ है स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर, किसके जरिए? ऑस्टिया के जरिए। ऑस्टिया वाली जगह पे ये स्पेसिफिक सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? पोरोसाइट्स का नाम देते हैं। ये पोरोसाइट्स हैं। क्लियर। तो पोरोसाइट्स के जरिए ये सेल ऑस्टिया पे मौजूद होते हैं और वाटर को इनसाइड आने देते हैं।
जैसे ही यहाँ पर वाटर के अंदर फूड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ये जैसे ही स्पॉन्ज की बॉडी में एंटर होते हैं, स्पॉन्जोसील में आते हैं, स्पॉन्जोसील से पहले बॉडी वॉल से गुजरते हुए कॉलर सेल मौजूद होते हैं, और ये कॉलर सेल क्या करेंगे, इनगल्फ कर लेंगे फूड पार्टिकल को, अपने अंदर ले लेंगे, और फिर ये खुराक जो है ये छोटे छोटे पैकेट्स में इसको तब्दील किया जाता है, स्टोर किया जाता है, भेजा जाता है। इन पैकेट्स को हम क्या नाम देते हैं बेटा, फेगोसोम का नाम देते हैं। फेगोसोम को आगे हमारे पास फेगोसाइट सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, फेगोसोम को एनगल्फ करते हैं। फेगोसोम एनगल्फ होने के बाद फेगोसाइट उसको डाइजेस्ट करेंगे, फिर पूरी बॉडी में इस खुराक को डिस्ट्रीब्यूट कौन करेंगे, ये सेल्स मौजूद हैं, और इन्हीं सेल्स को बेटा क्या कहते हैं आगे, ट्रोफोसाइट्स। तो ये हमारे पास हो गया बेटा ट्रोफोसाइट, ठीक है। और खुराक को स्टोर कौन करता है भाई, खुराक को स्टोर आगे करने का काम कौन करते हैं, थीजोसाइट्स करते हैं, थीजोसाइट्स इनको स्टोर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन सेल्स हैं, वो है स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। स्क्लेरोब्लास्ट क्या करते हैं, दे फॉर्म स्पिक्यूल्स, ये स्पिक्यूल्स बनाते हैं। अब स्पिक्यूल्स क्या होती हैं, ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसी सुइयों की तरह की स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पिक्यूल्स कहते हैं। ये सुइयों की तरह की स्ट्रक्चर क्या करती हैं, इनके दो काम होते हैं। पहली बात तो ये है, इनकी बॉडी को सपोर्ट देना, जैसे हमारे अंदर बोन्स का फ्रेमवर्क है, हड्डियों का नेटवर्क है जो हमारी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट वगैरह देता है, ऐसा ही कुछ काम होता है स्पिक्यूल्स का। दूसरा जो मेजर फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन का, ठीक है, इनकी हिफाजत करने का। अब प्रोटेक्शन क्या है, आपको पता है कि ये भी तो ऑर्गेनिज्म ही है, स्पॉन्जेस वगैरह समुद्र में मौजूद हैं, फिशेज हैं, बाकी जानवर हैं, वो इनको खा सकते हैं। अब खाने के दौरान क्या होता है, ये सुइयों की तरह के स्ट्रक्चर उनके मुंह के अंदर चुभती हैं, और जिसकी जैसे और बर्निंग सेंसेशन भी होता है, जलने की भी थोड़ी सी हमें थोड़ा सा सेंसेशन एहसास पैदा हो जाता है, और चुभने का भी एहसास पैदा होता है, जिसकी जैसे वो इसे फौरन निकाल देते हैं। तो ये इस तरीके से इनकी क्या हो जाती है बेटा, प्रोटेक्शन वगैरह भी हो जाती है। क्लियर हो गया। अब स्क्लेरोब्लास्ट के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक है कैल्कोब्लास्ट सेल्स और सिलिकोब्लास्ट सेल्स। डिपेंड करता है कि स्पिक्यूल्स किस चीज के बने हुए हैं। कैल्कोब्लास्ट सेल्स स्पिक्यूल बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के अगर स्पिक्यूल्स बने हुए हैं तो फौरन समझ जाना है कि ये कैल्कोब्लास्ट सेल्स हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल्स बनाते हैं। सिलिकोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, सिलिकोब्लास्ट सेल्स बनाते तो वही स्पिक्यूल्स हैं, लेकिन सिलिकेट के, SiO2 के, ठीक है। सिलिकेट के आगे क्या बनाते हैं, हमारे पास स्पिक्यूल्स वगैरह बनाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये स्क्लेरोब्लास्ट, कैल्कोब्लास्ट और सिलिकोब्लास्ट, इनका सिर्फ काम क्या होता है, स्पिक्यूल्स वगैरह बनाना, वो चाहे कैल्शियम कार्बोनेट के बने हों, चाहे वो सिलिकेट के बने हुए हों। इसके अलावा कुछ और सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पोंजियोब्लास्ट। स्पोंजियोब्लास्ट जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको हम कहते हैं स्पोंजिन फाइबर्स। तो ये अपनी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, न कि स्पिक्यूल से, बल्कि किससे सपोर्ट करते हैं, स्पोंजिन फाइबर से। अब जरा डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं कि स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, ये मीजोहाइल के अंदर, याद रखना है, ठीक है, अंदर वाली स्ट्रक्चर के अंदर ये इस तरह के क्या बनाते हैं, स्पिक्यूल्स वगैरह बनाते हैं, और ये स्पिक्यूल्स इनकी बॉडी को सपोर्ट वगैरह देते हैं, इनकी बॉडी का प्रोटेक्शन वगैरह करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास स्पोंजियोब्लास्ट है, स्पोंजियोब्लास्ट क्या बनाते हैं बेटा, स्पोंजिन फाइबर्स बनाते हैं। ये स्पोंजिन फाइबर्स, इस तरह के कुछ धागे हमें देखने को मिलते हैं, ये स्पोंजिन फाइबर्स वगैरह बनते हैं इनसे, ठीक है। तो ये स्पोंजियोब्लास्ट का काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन जो सेल्स है हमारे पास वो हैं पोरोसाइट्स। पोरोसाइट्स ये वो सेल्स हैं जो पोर्स वाली जगह पे मौजूद होते हैं, जैसे ये पोर्स है ऑस्टिया का, जिसको हमने नाम दिया था, फिर मैंने यहाँ पर एक सेल बनाई है जिसका नाम है पोरोसाइट्स। और लास्ट लेक्चर में भी ये बात डिस्कस हुई थी कि पिनेकोडर्म में दो तरह के सेल मौजूद होते हैं, पिनेकोसाइट्स, ये वाले सेल मौजूद हैं पिनेकोसाइट्स, और इसके अलावा पोरोसाइट भी मौजूद होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये पोरोसाइट फिर कहाँ पर मौजूद होंगे, पोरोसाइट प्रेजेंट एट पोर्स, पोर्स वाली जगह पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं सेल है वो है मायोसाइट्स। अब मायोसाइट, मायो जो लफ्ज है ये इस्तेमाल होता है मसल्स के लिए, ये जो लफ्ज है ना मायो, ये इस्तेमाल होता है बेटा मसल्स के लिए, यानी ये कुछ मसल्स की तरह के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। अब ये प्योर मसल्स नहीं होते, इनका काम मसल वाला होता है। मसल्स के अंदर कंट्रैक्ट होने की सलाहियत होती है, रिलैक्स होने की सलाहियत होती है, तो इनके अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमें देखने को मिलता है। काम क्या होगा इनका कि ये सर्कुलर रिंग बनाते हैं अराउंड द ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम, ऑस्टिया और ऑस्कुलम के दरमियान यहाँ पर ये खास रिंग की तरह की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इनका फायदा क्या होगा, अगर आप देखें ना कि स्पॉन्जेस पानी के अंदर मौजूद हैं और कहीं पर कचरा और जहरीली कोई भी चीज़ है, डस्ट वगैरह है, जिसमें ऐसा पानी आता है जो कि ख़राब होता है और इनके लिए नुकसानदेह होता है,
तो वो अगर पानी इनमें गुजरेगा तो इससे इनके डेथ होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो चीज़ जहरीली होगी, उसमें केमिकल्स वगैरह शामिल होंगे। अब ऑस्टिया हर वक्त 24 घंटे ओपन नहीं होते, वो क्लोज भी होते रहते हैं, ओपन भी होते रहते हैं। और ख़ास तौर पे अगर कोई ऐसा वाटर आ रहा है जिसमें सारा डस्ट है, मिट्टी वगैरह है, केमिकल्स वगैरह है, तो फिर ये क्या करते हैं, अपने ऑस्टिया को और ऑस्कुलम को क्लोज कर लेते हैं ताकि वो पानी इनकी बॉडी के अंदर एंटर ना हो। तो वो कैसे क्लोज करते हैं, वो वहाँ पर ख़ास किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम मायोसाइट्स का नाम देते हैं। यही मायोसाइट रिंग की शक्ल में होते हैं और ऑस्टिया और ऑस्कुलम के ओपन और क्लोज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये आज हमने डिफरेंट किस्म के जो सेल्स मौजूद थे पोरिफेरम्स की बॉडी के अंदर, उनको हमने डिस्कस किया। और अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो बिल्कुल इंतहाई आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 बेसिक लेक्चर ऐसे सीखे हैं। एक तो लास्ट लेक्चर जो कि हमारा कैनाल सिस्टम पे था, और डिफरेंट टाइप के सेल्स जो आगे मुख्तलिफ तरह के जो सिस्टम्स अगर मौजूद हैं तो फिर वो किस तरह वर्क कर रहे हैं, अगर वो मौजूद नहीं है तो फिर उनमें गैसेस एक्सचेंज या इस तरह का फंक्शन हमें कैसे देखने को मिले, इन तमाम सवालों के जवाब वहाँ से हमें मिल जाएंगे। आज का लेक्चर और जो लास्ट लेक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था बेटा। कैनाल सिस्टम आपको पता होना चाहिए और डिफरेंट टाइप के सेल का पता होना चाहिए, तो फिर जाकर आप लोग मुख्तलिफ तरह के जो हमें सिस्टम्स इनमें देखने को मिलते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी आपको समझ आएगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।